दोस्तों नमस्ते। मैं हूं आपके दोस्त कविता देशमुख और साक्षात्कार की श्रृंखला में हमारे आज के मेहमान हैं हमारे ग्रुप के वरिष्ठ सदस्य कांतिलाल बरलोटा जी, जिनसे हम सभी परिचित हैं। और इनसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं रूपाली जी, तेजल पटेल जी और रश्मि जी। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। और दोस्तों आइए सुनते हैं कांतिलाल बरलोटा जी से की गई ये बातचीत। तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तेजल पटेल और मेरे दो और साथी हैं रूपाली जी और रश्मि। नमस्कार रूपाली जी नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगी। और आज हमारे साथ हैं स्टूडियो पर कांतिलाल बरलोटा जी, जिनका हम साक्षात्कार लेने वाले हैं। तो कांतिलाल से नमस्कार। नमस्कार तेजल जी, रश्मि जी और रूपाली जी, आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। जी जी जी, स्वागत है आपका। तो कांतिलाल जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई और ये जो आपको डिसेबिलिटी है, ब्लाइंडनेस, वो कैसे हुई? तेजल जी, मैं बेसिकली मेरी जो पैदाइश हुई है वो एक्चुअली रायपुर में हुई है। वैसे तो हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज जब 100 साल पहले छत्तीसगढ़ में आ गए थे तो हम अभी रायपुर छत्तीसगढ़ में हैं। और वहीं पे 5 अप्रैल 1964 को मेरी पैदाइश हुई थी। और मैं दृष्टिबाधित के साथ साथ पैरों से भी विकलांग हूँ, ये है जी। तो आपके साथ विकलांगता जो है वो पैदाइशी है। जी जी जी। तो आपको कभी कोई परेशानी नहीं आई? कहने का मतलब आपके परिवार वालों को कभी कोई परेशानी या कठिनाई उठानी पड़ी हो आपकी डिसेबिलिटी की वजह से? जी हाँ, या किसी ने फैमिली में कुछ विरोध किया हो? जी नहीं, विरोध तो किसी ने नहीं किया, बल्कि बहुत कोशिश ये की गई कि कुछ ठीक ठाक हो जाए करके। तो जब मैं 15 दिन का था तब मेरे पापा मुझे उत्तर प्रदेश में एक जगह है सीतापुर, वहाँ पे भी लेके गए थे और मुंबई में भी लेके गए थे। और ऑपरेशन भी किया गया मेरे पैरों का भी और आंखों का भी, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया था कि अब इनका कुछ भी नहीं हो सकता, इनका नर्वस सिस्टम खराब है। अच्छा, रूपाली जी आप कुछ पूछना चाहेंगी? सर, फिर जब भी आपके परिवार वालों को ये पता चला कि अभी कुछ हो नहीं सकता, इलाज हो नहीं सकता, तो फिर उन्होंने क्या सोचा? मतलब क्योंकि वो जमाना जब आप छोटे थे, मतलब आपके बचपन का जो जमाना था थोड़ा अलग था। मतलब अभी जितनी अवेयरनेस है उतनी उस वक्त पे नहीं थी। तो कैसे, मतलब आपका स्कूलिंग कैसे हुआ? किस तरह से आपका स्कूल में मतलब प्रवेश वगैरह हुआ? जी जी जी, आपको बताना चाहूंगा कि मुझे पढ़ने का शौक तो बचपन से ही था, क्योंकि जब मेरे साइटेड भाई बहन जब पढ़ा करते थे तो मैं उनके साथ, उनके टीचर आते थे तो बैठ जाया करता था। लेकिन मुझे तब तक मालूम नहीं था कि रायपुर में भी कोई स्कूल हो सकता है या होगा जिसमें कि हम भी पढ़ सकते हैं। 1971 में मेरे जो बड़े पापा थे उनको कहीं से पता लगा कि ऐसा एक स्कूल है जहाँ पे इनको भर्ती कराया जा सकता है, वहाँ पे ये पढ़ सकते हैं। तब फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे भर्ती कराया और पढ़ना शुरू करवाया था। अच्छा, क्या उम्र थी आपकी तब, मैं जानना चाहूंगी? उस समय 7 साल मेरी उम्र थी, 1971 में। अच्छा, और आप मतलब हॉस्टल में रहे थे या कैसे? नहीं 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 नहीं, मैं हॉस्टल में नहीं रहता, मैं डे स्कॉलर था। यहाँ पे घर से आने जाने का ही वो था हमारा, तो वहाँ से हुआ। तो जब आप मतलब आपका एजुकेशन शुरू हुआ था तो आपको कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे? जी, जब मेरा एजुकेशन शुरू हुआ तो पहले तो मुझे मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ, हम लोग 5 विद्यार्थी थे वहाँ पर। वो 5 विद्यार्थियों से वो स्कूल शुरू हुआ था और हमारे सुपरिंटेंडेंट मिस्टर एस.के. सिंह साहब थे और ए.पी. शर्मा सर एक थे वहाँ पे, और कुछ टीचर और थे। तो एक मैडम भी थी वहाँ पे, वैशम पाइन मैडम,
उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार मिला मुझे उन टीचरों का और कुछ मेरे दोस्तों का भी, क्योंकि मैं शुरू से एक व्यवहार कुशल था, मतलब किसी से लड़ना झगड़ना मुझे नहीं लगता था। तो उन्होंने अच्छा मेरे को मिला, कोई चैलेंजेस मेरे ऊपर नहीं आए, अच्छा लगा था। अच्छा, ये तो हो गया कि स्कूली शिक्षा के बाद। अब हम करते हैं आपकी हॉबी, आपका शौक क्या रहा है? हाँ जी, मेरे शौक क्या करना तो पसंद करते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहला जो मेरा शौक है वो संगीत का शौक है। एक उसको मैंने संगीत को जो अपने जीवन में अपनाया है, और उसके साथ साथ मेरा शौक है रेडियो सुनना, और खेलों पर भी मेरी थोड़ी सी दखलंदाजी रहती है, और पॉलिटिक्स में भी थोड़ा दखलंदाज हूँ मैं। पॉलिटिक्स के बारे में भी जानने का, मेरे में बताऊँ आपको, जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है, और खासकर मेरा यही मेरा शौक बन गया कि संगीत, रेडियो, पॉलिटिक्स, ये सब कुछ। तो आपने क्लासिकल संगीत में कोई ट्रेनिंग मिली? जी हाँ, मेरे गुरुजी जो हैं, मैं जब ब्लाइंड स्कूल में पढ़ रहा था उसी दौरान हमारे गुरुजी आदरणीय श्री मोहन भाई राठौर, वो उस स्कूल में उनका पदार्पण हुआ था और उन्होंने जब मुझे देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा, मेरा व्यवहार और मेरा गाने का तरीका बहुत कुछ पसंद है। उससे पहले वहाँ पर वैशम पाइन मैडम सिखाती थी, लेकिन उस समय उतना उनका वो नहीं था, लेकिन जब से गुरुजी आए हमारे वहाँ पर, तब से मुझे बहुत सहारा मिला और काफी कुछ उन्होंने प्रयास किया मेरे लिए, और बहुत कुछ आज भी गुरुजी मेरे लिए प्रयास कर रहे हैं। मोहन भाई राठौर जी मेरे गुरुजी हैं और मैं उनके लिए लंबी उम्र की कामना करता हूँ। आज भी वो मेरे लिए प्रयासरत है और बहुत कुछ उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया है। जी, आप लोग कुछ पूछना चाहिए रश्मि रूपाली? सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपके मतलब घर में म्यूजिक का माहौल था या स्कूल ही से आपकी संगीत शिक्षा शुरू हुई? हालांकि घर में तो कोई माहौल नहीं था, घर में तो कोई भी माहौल नहीं था। स्कूल से ही मैं जब सीखना शुरू किया तब फिर थोड़ा बहुत, हालांकि उस समय तक मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं ऐसे ही फिर रेडियो, क्योंकि रेडियो सुनने का शौक बचपन से ही था मुझे, तो रेडियो को सुन सुनकर ही मैं गाने गाया करता था बस। तो ये था मेरे साथ। और अच्छा, जब आपकी पढ़ाई ब्लाइंड स्कूल में हुई, ये तो आपने बताया, लेकिन आगे आपने हायर स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आपने पढ़ाई साइटेड स्कूल में भी की, तो वहाँ पे क्या आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े, या पहले लोगों ने कहा हो कि नहीं हम ऐसे बच्चे को नहीं पढ़ा सकते, या इस तरह के कोई चैलेंजेस पढ़ाई में, पर्सनल चैलेंजेस, प्रोफेशनल तरीके से चैलेंजेस आपको आए? जी, मैं बताना चाहूँगा, एकीकृत शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा एक योजना आई थी कि ब्लाइंड बच्चों को साइटेड स्कूलों में भेजा जाएगा करके। तो हमारे यहाँ पर पहली से लेके 5वीं तक तो हम ब्लाइंड स्कूल में पढ़े, उसके बाद 6 से लेके 11 तक, उस समय 11 था वहाँ पे, तो वहाँ पर मैंने साइटेड बच्चों के साथ ही पढ़ाई की है। और उन बच्चों को एक क्यूरियोसिटी हुआ करती थी उस समय कि एक ब्लाइंड व्यक्ति कैसे पढ़ता है, और मैं एक बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे को उन लोगों ने हाथों हाथ लिया और बहुत अच्छे ढंग से मेरे को कोऑपरेट किया, और बहुत ही अच्छा लगा उन लोगों के साथ पढ़ के, मुझे काफी अच्छा महसूस हुआ। टीचर्स ने भी सपोर्ट किया? हाँ जी, बिल्कुल और बिल्कुल। ने भी काफी अच्छा सपोर्ट किया? जी, कोऑपरेशन काफी अच्छा था? बहुत अच्छा था। चलो, ये अच्छा, काफी एक मैं पॉजिटिव बात है। जी जी, रूपाली, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अभी देखो आज का जो माहौल या आज का जो जमाना है, तो अभी क्या होता है कि हर किसी के पास में मोबाइल होता है, स्टूडेंट्स के पास में मोबाइल या पेन ड्राइव होते हैं। तो जब भी लेक्चर अटेंड करते हैं कॉलेजेस में या किसी रीडर के पास जब हम रीडिंग के लिए जाते हैं, तो हम तुरंत रिकॉर्ड वगैरह कर लेते हैं, तो और फिर उस हिसाब से नोट्स वगैरह हम बना सकते हैं या फिर पेन ड्राइव में वो डाल सकते हैं। ऐसे मतलब अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उस जमाने में आपका कैसा था, या रीडर के साथ मतलब रीडिंग कराना हो या नोट्स बनवाना हो, तो ये सब आप कैसे कर लेते थे? काफी मेहनत करनी पड़ती है। जी जी जी, उस समय मेहनत काफी थी। आजकल तो काफी सरलता है, सुगमता है, लेकिन उस समय ऐसा होता था कि हम ब्रेल में नोट्स बनाया करते थे वहाँ पे, और रीडर भी हुआ करते थे। और मेरी उस समय आपको बताता हूँ, और आज भी थोड़ी बहुत है,
लेकिन अभी क्योंकि उम्र का तकाजा है, उस समय मेरा ग्रास्पिंग पावर काफी अच्छा था। एक बार अगर मैंने किसी को कोई चीज सुन ली तो वो बहुत जल्दी मेरे दिमाग में बैठ जाता था और याद कर लेता था। उस समय की बात है ये। तो मतलब याद कर लेता था, फिर उसी को आके मैं घर में पॉइंट्स वगैरह को याद करके आता था और घर में फिर उसका नोट्स बनाता था। और साइटेड मेरे भाई बहन लोग भी मुझे पढ़ा दिया करते थे कि ये है, तो फिर मैं उसको हम लोग ब्रेल में नोट्स बना दिया करते थे उस समय। और उसी के दौरान मेरा ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छा था उस समय, काफी अच्छा था। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगी आपसे। जी। उस जब 1960s के टाइम पे, 70s के टाइम पे आपका एजुकेशन चल रहा था, तो उस जमाने में इतनी अवेयरनेस नहीं थी ब्लाइंड पर्सन को लेके, या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन जनरल आप बोलो। और आज जो है सिचुएशन चेंज है, तो आपको क्या चेंजेस नजर आते हैं इसमें? मतलब क्या आपके अकॉर्डिंग क्या सिचुएशन है कि उस जमाने में और आज में क्या डिफरेंस आपको लग रहा है? देखिए, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस जमाने में ना बहुत सभी जो ब्लाइंड लोग थे ना, आपको बताना चाहूंगा बहुत कोऑपरेटिव नेचर के जितने भी हमारे साथी थे या टीचर थे, ब्लाइंड टीचरों को भी मैंने देखा है, और बहुत ही अच्छे ढंग से कोऑपरेट करके पढ़ाना और बहुत हिल मिल के रहना, ये एक बहुत ही अच्छा माहौल स्कूल में हमारे साथ था। कभी भी इस तरह का कोई भी इश्यूज क्रिएट नहीं होते थे और काफी अच्छा होता था। लेकिन तब और अब में काफी अंतर आया है। आजकल तो ब्लाइंड जो है, मतलब एक दूसरे के प्रति जेलसी रखना और एक दूसरे को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, मतलब बहुत कुछ होता है आजकल। तो मतलब बहुत ही सही पॉइंट आपने रखा है, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज है। जी। अच्छा, म्यूजिक के अलावा आपकी क्या क्या हॉबी? म्यूजिक के अलावा आपकी क्या हॉबी है? जी हाँ, मैं आपको बताऊं, मैं एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी हूँ। अच्छा। मैं मतलब आपको बताना चाहूंगा, जब मैं स्कूल में और कॉलेज में जब पढ़ता था तो अपने टीचरों की आवाज की नकल किया करता था, साइटेड टीचर की आवाज की नकल। ब्लाइंड स्कूल में तो ब्लाइंड वैसे सब करते ही हैं, आज भी करते हैं, लेकिन मेरे अंदर ये था कि हमारे टीचर लोगों को भी मैंने नहीं छोड़ा। तो आपको क्या मतलब कभी नमूना देख सकते हैं? हाँ, नहीं, इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी आपको कभी टीचर से डांट पड़ी है? मतलब इस बारे में। डांट भी पड़ी और मार भी पड़ी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले तो हमारे एक ब्लाइंड स्कूल के टीचर थे, उनकी मैं नकल करता हूँ और उन्होंने मेरे को कई बार सुना भी है। और अभी भी हमारे टंडन सर हैं, तो वो उस समय हमको पढ़ाया करते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उनकी आवाज की नकल कर रहा था। वो हमारा सामाजिक अध्ययन यानी कि भूगोल पढ़ाया करते थे। तो वो किस तरह से बोलते थे मैं आपको बताऊं, तो वो एक दिन मुझे पता नहीं था कि टंडन जी आ गए हैं करके, और मैं जाके उन्हीं की चेयर पे जाके बैठ गया और बच्चों को बोला, हाँ, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान, उसके अंदर हीम नदियां पढ़ाने। तो हुआ यूं कि टंडन जी मेरे पीछे ही खड़े थे, कहिए श्रीमान जी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बहुत मजेदार। अच्छा, जब आप कॉलेज में गए जी तो क्या वहाँ पे आपको एडमिशन करने में या बाद में पढ़ाई करने में चैलेंजेस आए? जी, वो कॉलेज के बारे में मैं आपको बताता हूँ। बहुत ही जोरदार वाकया मेरे साथ हुआ था, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे अंदर दो डिसेबिलिटी है करके, मैंने आपको बताया अभी। पैर से भी मेरे को प्रॉब्लम है, और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब चलने में मेरे को काफी दिक्कत होती थी। मेरे फ्रेंड्स लोग मुझे हाथ पकड़ के लेके जाया करते थे और मैं सिटिंग में भी चलता था, बैठ के चलता था, तो काफी दिक्कतों का सामना उस समय करना पड़ता था मुझे। लेकिन जब मैं कॉलेज में गया तो मेरे एक बहुत अच्छे प्रिंसिपल थे वहाँ पर, और मैंने उनसे पहली बार मिला था वो, और उसके बाद मध्य प्रदेश के मिनिस्टर भी बने थे वो। उन्होंने जब मुझे देखा, इसकी लाइन में एक रूल था वहाँ पे उस जमाने में कि किसी का भी एडमिशन होगा पहले वो प्रिंसिपल इंटरव्यू लेंगे। वो बहुत ही कहना चाहिए बहुत तेज तर्राट थे उस जमाने में, रणवीर सिंह शास्त्री जी उनका नाम था। तो वहाँ पे लाइन लगती थी, मतलब लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो पहले उनका सामना करना पड़ता था। तो अब लाइन लगी हुई थी, तो अचानक से उन्होंने मुझे देख लिया
और बोले कि इस बच्चे को पहले लेके आओ, बोले मेरे पास। लाइन को तोड़ दिया उन्होंने, प्यून को अपने बुला के कहा कि इसको लेके आओ पहले, इसका इंटरव्यू मैं करूंगा। तो उन्होंने इंटरव्यू कुछ नहीं लिया, उन्होंने इतना कहा कि आपको मालूम होना चाहिए कि एक क्लास इस बिल्डिंग में लगेगी, दूसरी क्लास इस बिल्डिंग में लगेगी, आप आना जाना कैसे करोगे, बोले क्योंकि आपकी स्थिति जो मैं देख रहा हूँ वो आप कैसे करोगे, क्लासेस भी आपके पास है लेकिन वो भी आप ठीक से नहीं कर पा रहे हो, कैसे करोगे, उन्होंने कहा। तो फिर मैंने कहा सर मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। तो बोले नहीं, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताऊंगा। उन्होंने पर मुझे कैलिपर की सलाह दी और एक जगह बताई कि यहाँ जाके आप कैलिपर बनवाओ, उसके बाद मेरे पास आना तुम। और जब कैलिपर बना के जब उनके पास गया तो उन्होंने तुरंत एडमिशन कर दिया और उसके बाद से तो मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से जारी रही सर। अच्छा सर, मैं ये एक बात जानना चाहती हूँ कि मतलब तब भी कॉलेज के दिनों में भी और अब भी क्या आप अकेले ट्रेवल करते हैं या आपके साथ किसी का होना जरूरी होता है? कोई जरूरी नहीं है, मैं अकेले भी ट्रेवल कर सकता हूँ। और इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा मेरे आदरणीय गुरुजी श्री मोहन भाई राठौर जी का, कि उन्होंने मुझे ये हिम्मत दी अकेले ट्रेवल करने की। शुरू में डरता था मैं, स्टार्ट। हाँ तो मैं बता रहा था कि हमारे गुरुजी ने हमें काफी हिम्मत दी है आगे बढ़ने के लिए, और तब से फिर मैं अकेले ट्रेवल करना शुरू कर दिया। और उन्होंने ही मुझे बताया कि कैसे चलना है आपको। हम लोग अकेले साइकिल रिक्शे में जाया करते थे और वो जिस तरह से घर का रास्ता बताया करते थे गुरुजी, उस तरह से फिर वो काफी कुछ हुआ, वो सब कुछ, और बहुत कुछ फिर उनसे भी सीखा है मैंने। सर मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत से जो ब्लाइंड है, हाँ, हमने देखे हैं कि व्हाइट केन के जरिए वो चलते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे आना जाना मतलब। तो आपको ब्लाइंडनेस के साथ साथ पैरों की भी एक समस्या है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप कैसे सफर कर लेते हैं और क्या भीड़ वाला एरिया होता है जहाँ पे ज्यादा भीड़ होती है, तो ऐसी जगह पे भी आप अकेले जाते हैं तो कैसे सफर करते हैं? ना भीड़ वाली जगहों में तो मैं अकेले नहीं जाता, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन जितना चल सकता हूँ, मेरे पास क्लचेस रहते हैं जिसको बैसाखी कहते हैं, उसके जरिए मैं थोड़ा बहुत चल लेता हूँ। लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह में तो अकेले जाना मेरे लिए मुश्किल है कम से कम। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आप क्लचर्स भी लेते हैं और मुझे नहीं पता आप व्हाइट केन या स्मार्ट केन कोई भी यूज करते हैं क्या, तो अगर आप करते हैं तो आप दोनों चीजों को कैसे मैनेज करते हैं? बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट भी तो हो जाता होगा ना। मैं व्हाइट केन को यूज नहीं करता था रश्मि जी, व्हाइट केन नहीं यूज करता था। उस समय मैं क्लचेस लेके ही चला करता था। तो क्लचेस जब हम लेके चला करते थे तो उसमें जो हमारा जो कैलिपर होता था और वो जो हमारी जो क्लचेस हुआ करती थी उसके जरिए चलते थे, और उससे भी हमको काफी अंदाजा हो जाता था रास्ते का कि किस तरह से हमको चलना है। हाँ, बहुत अच्छे से होता था जी। बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें हमने आपसे जानी और बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आप हमारे जो दृष्टिबाधित साथी हैं उन तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? उन तक तो मैं यही संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि भाई आपको जो भगवान ने दिया है, आपसे कुछ छीना है तो आपको कुछ दिया भी है, आप उसका सही उपयोग कीजिए और मतलब देश में अपना नाम कमाइए, अपने आप को साबित कीजिए। और यहाँ मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा सभी से कि मैं नारी सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा देता हूँ। वो इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि हमारी कुछ दृष्टिबाधित बहनें, मतलब उनके साथ ये होता है, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे थोड़ा सा कि नारी जो है, एक तो घर में बेटी पैदा हुई है मान लीजिए किसी के, और वो भी दृष्टिबाधित, तो उसको फिर किस तरह से पेरेंट्स उसको मैनेज करेंगे। जैसे कि गांव में जो लड़कियां जो पैदा होती हैं और वो भी अगर कोई किसी के गांव घर में लड़की पैदा हो गई और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो भी दृष्टिबाधित, तो वो कैसे करेगा? मतलब वो तो फिर उसकी सोच नेगेटिव हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि आप नेगेटिव मत सोचिए। उनके पेरेंट्स से ये कह रहा हूँ मैं
आप अपनी बच्ची को पढ़ाइए, आगे लेके जाइए, बहुत नाम कमाएंगी। तो यही मेरी सोच है, नारी सशक्तिकरण। और इसी संदर्भ में हमारा यहाँ पे 200 बच्चियों का एक हॉस्टल भी चल रहा है लड़कियों के लिए, और बहुत नाम कमा रही है हमारी बच्चियाँ। अच्छा, एक और बात मैं जानना चाहती हूँ, जी। चाहे किसी भी डिसेबिलिटी के बच्चे हों, आपको क्या लगता है कि उनके लिए क्या स्पेशल स्कूल की जरूरत है, या फिर उन्हें साइटेड स्कूल में जहाँ सभी बच्चे पढ़ते हैं, समाज के सभी जितने भी हमारे साइट वाले विद्यार्थी हैं, ये नॉन डिसेबल विद्यार्थी जिसे कहते हैं, मेन स्ट्रीम बच्चे हैं, तो उनके साथ पढ़ना चाहिए? नहीं, मैं स्पेशल स्कूल को नहीं प्रायोरिटी देता। मैं तो कहता हूँ कि भाई देखिए, सामान्य लोगों के साथ यदि हम पढ़ेंगे, साइटेड लोगों के साथ, या और अन्य आप डिसेबिलिटी की बात कर रही है, वो लोग तो साइटेड स्कूलों में ही ज्यादातर पढ़ते हैं। लेकिन हाँ, जो मूक बधिर है उनके लिए स्पेशल हो सकता है, लेकिन जो अस्थिबाधित है या दृष्टिबाधित है उनके लिए ये चीज नहीं होना चाहिए। सामान्य स्कूलों में भी बिल्कुल पढ़ाई की जा सकती है, और हम सामान्य बच्चों के साथ भी पढ़ सकते हैं, रीडिंग मतलब कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज जरूर है कि मुक्त बधिरों के लिए भी, जैसे मेन स्ट्रीम स्कूल में उन्हें भी शायद पढ़ाया जा सकता है, अगर स्पेशल एजुकेटर जो है उन्हें इस चीज से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। तेजल दी ने जो बोला है, इस चीज से मैं भी बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि ऐसे बच्चे भी मेन स्ट्रीम स्कूल में पढ़े। मेरे जिस स्कूल में मैं पढ़ी थी वहाँ पर भी मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे। हाँ, पढ़ते हैं, ये बात आपकी। मैंने भी, मेरे साथ भी एक मुक्त बधिर बच्चा पढ़ा था मेरे साथ भी। और हाँ, बस वहाँ पे यही जरूरत है कि टीचर थोड़े से होने चाहिए, उस तरीके से ट्रेन किया जाए टीचर को। और मैं बताता हूँ, जिस स्कूल में पढ़ा हूँ ना, वहाँ के टीचर ट्रेन थे, एक टीचर बहुत अच्छे से ट्रेन थे, उन्होंने पढ़ाया भी। बिल्कुल होता है, किया जा सकता है। नहीं, अभी साइटेड स्कूलों में अगर ब्लाइंड बच्चे भी पढ़ते हैं ना, मतलब शुरू से, तो उनके लिए भी रिसोर्स टीचर्स होते हैं जो उन्हें ब्रेन वगैरह सिखाते हैं, तो साइटेड स्कूलों में भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो मैं एक बात आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने ये जो बताई बात नारी सशक्तिकरण, हाँ जी, तो और जैसे आप कहते हैं कि अभी गांव में अभी भी ये सोच है कि लड़की पैदा हुई है और उसमें वो ब्लाइंड है तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो आपको कभी कई बार मतलब ऐसे हुआ है कि जाके पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ रहा है कि आप इसे ऐसे मत समझो, या उस लड़की की पॉजिटिव बातें जो है उन्हें आपको उनके सामने रखनी पड़ी? हाँ, बिल्कुल रखनी पड़ी थी। मेरे साथ हुआ है एक बार ऐसा, बहुत पहले की बात है। एक बच्ची, जब मैंने देखा, करीब 7-8 साल की थी वो बच्ची, और उसको वो पढ़ाना नहीं चाहते थे। उसके पेरेंट्स बोले ये क्या करेगी, बोले ये तो अब ऐसा है, ब्लाइंड है, ये तो कुछ नहीं कर सकती। मैं बोला ये बहुत कुछ कर सकती है। उस बच्ची को देर से स्कूल में हमने फिर भर्ती कराया, मतलब वहाँ पे, और फिर वो बच्ची जो है काफी पढ़ी। लेकिन मैं आपको अत्यंत दुख के साथ बताना चाहूंगा, हालांकि काफी समय के बाद उस बच्ची वो अभी इस दुनिया में नहीं है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। अच्छा सर, हमने आपके म्यूजिक जर्नी के बारे में बात की, आपके समाज कार्य के बारे में बात की। अब हम आपका जो आकाशवाणी का जो सफर है रेडियो का, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, आकाशवाणी में मैं बचपन से, जैसा कि मैंने बताया, रेडियो सुनने का मुझे शौक था। और सन 2006 या 7 की बात है, जब मैंने छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ हमारा बना उसी समय, और विश्व रेडियो श्रोता दिवस की शुरुआत भी उसी संघ से हुई 2008 से। और क्योंकि काफी साइटेड पर्सन लोगों के साथ मैंने काम किया उस समय, और मुझे वाइस प्रेसिडेंट तक बनाया गया था सन 2008-9 में वहाँ पे, और मैं उनके साथ भी काफी काम किया। रेडियो का सफर तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं आज भी रेडियो सुनता हूँ, पुराने गीतों का मुझे बहुत शौक है, और आज भी मुझे रेडियो से अच्छी जानकारी मिलती है। अच्छा, रेडियो के बारे में बात चली है, तो मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आपका योगदान बहुत ज़्यादा रहा है उसमें, और आपने कहा कि आप वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, तो लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से, मेरे अनुसार, आजकल ब्लाइंड को जो है ये सोचा जाता है कि
वे जो है उद्घोषक नहीं बन सकते, उद्घोषिका नहीं बन सकते, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जी 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 बिल्कुल। अभी देखिए ब्लाइंड लोगों, हम लोगों ने ये बात प्रसार भारती के सामने रखी है। मैं प्राइवेट एफएम में तो ये काम हो रहा है, अभी प्राइवेट चैनलों में ब्लाइंड लोगों को रखा जा रहा है वहाँ पे तो। लेकिन जहाँ तक प्रसार भारती की बात आप कर रही हैं, गवर्नमेंट वाला जो है, वहाँ पर ये रखा गया है और इस पर अभी कार्य अभी तक संपूर्ण नहीं हो पाया है कि देखिए आजकल सब चीज एक्सेसिबल है। हम भी आकाशवाणी में बैठ के काम कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ एक्सेसिबल है, हम लोग भी पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैंने लाइव प्रोग्राम किए हैं आकाश यहाँ से प्राइवेट एफएम से, मैं आरजे रह चुका हूँ वहाँ पर, तो मुझे थोड़ा सा अनुभव है इस चीज का। लेकिन प्रसार भारती को अभी जरूरत है इस पर पहल करने की, लेकिन देखिए वो क्या होता है। लेकिन कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं कर सकता। दृष्टिबाधित व्यक्ति जो जिस तरह से एंकरिंग कर सकता है उससे एक साइटेड पर्सन नहीं कर सकता। करते हैं लेकिन जिस तरह से हम लोग करते हैं ना, वो नहीं कर सकते। और इसके अलावा जब फ्री टाइम होता है तो आप क्या करते हैं? आपके संगीत, हमने संगीत की बात की, रेडियो सुनने की बात की, इसके अलावा और आप जी, और आपको बताना चाहूंगा मैं मेडिटेशन भी करता हूँ। मैं ध्यान, योग, बहुत बढ़िया साधना और मेडिटेशन से मैं बहुत कुछ लोगों को, कई लोगों को कई बातें मैंने बताई भी है। ईश्वर की कृपा है या पता नहीं क्या है, जिनका मैं ध्यान करता हूँ, जिन माता श्री का सहज योग करता हूँ, उनके जरिए मुझे ये चीज पता जाती है कि आपको किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं करनी है। और मैंने बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें उनको बताई और वो इवन 80% बातें जो है वो सच हुई है। 100% तो नहीं कहूँगा, 80% बातें मेरी सही निकली। ये मैं खाली समय में ध्यान भी करता हूँ। हाँ जी 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 जी, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये कि आपने मेडिटेशन को अपने फायदे के लिए तो किया ही किया, प्लस आपने मेडिटेशन से दूसरों तक भी दूसरों को भी किया। बहुत अच्छी बात है। जी जी जी। तो कांति सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी रही है आपकी, और आपकी दीर्घायु की हम कामना करते हैं और आपके अच्छे स्वास्थ्य की हम कामना करते हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। और जी, कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा आप तीनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरा इतना अच्छा साक्षात्कार किया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों से बात करने का आज मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों को, साथ ही हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर कविता जी को भी। जी जी जी, तो आप सभी को मेरा नमस्कार और धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।